हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम यांत्रिकी जो एक टॉपिक है, ये फिजिक्स का टॉपिक है और आरआरबी में यहाँ से क्वेश्चन मात्रक क्या है उसका फॉर्मूला, मतलब कई सवाल यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आज अपन कर लेते हैं इसको अच्छे से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो स्टार्ट करते हैं। यांत्रिकी यांत्रिकी में अपन पढ़ेंगे द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति। अब सबसे पहले देखते हैं यांत्रिकी, मैकेनिक्स। यांत्रिकी मैकेनिक्स ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये मैकेनिक्स जो होता है ये एक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें पिंडों पर बल लगाने, इस पर किसी भी फोर्स लगाएंगे तो वो अपना स्थान परिवर्तित कर देगा, तो मतलब विस्थापित हो जाएगी। उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, अब स्थान परिवर्तन होता है तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, इसका अध्ययन यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम भार। सबसे पहले है भार। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। भार कब कहलाता है? W=mg। जी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसका मान होता है 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस वस्तु पर किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण प्रकृति का बल होता है। तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करती है तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और भार जो होता है W=mg होता है। m क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अब देखते हैं द्रव्यमान। किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को वस्तु के पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, इसे m से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? फिक्स होता है, इसे m से व्यक्त करते हैं। और भार क्या होता है? प्रत्येक ग्रह पर चेंज होता है। पृथ्वी पर W=mg होता है। भार एवं द्रव्यमान में अंतर। पृथ्वी का आकर्षण बल होता है। भार क्या होता है? पृथ्वी का आकर्षण बल। द्रव्यमान वस्तु या पदार्थ का परिमाण होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता है, लेकिन भार का मात्रक न्यूटन होता है। ये एक सदिश राशि है और ये एक अदिश राशि है। इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अच्छा रहता है, मतलब फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो द्रव्यमान में जगह बदलने पर कोई चेंजेस नहीं आता है, लेकिन भार में चेंजेस आता है। नेक्स्ट, दूरी एवं विस्थापन। प्रतिदिन की भाषा में दूरी डिस्टेंस है और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिकी में इन दोनों शब्दों में भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बताता है। इसलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो भी हो, वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए घर से स्कूल की डिस्टेंस जो है, घर से यह है घर ए और है स्कूल है बी। बी बिंदु पर स्कूल है, बीच में डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। यहाँ से किसी बच्चे को मान लेते हैं, मोहन को मान लेते हैं। मोहन ए से बी जाता है, घर से विद्यालय जाता है, विद्यालय से पुनः घर आता है। तो आप देखेंगे इसमें दूरी कितनी हुई टोटल? 5 किलोमीटर जाने के, 5 किलोमीटर आने के, 10 किलोमीटर उसकी दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन, अब वो जाके वापस आया, उसके विस्थापन क्या हो? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में दूरी क्या हुई? 0। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। तो अब आप समझ गए होंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। विस्थापन सदैव वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की सबसे कम दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। चली गई दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी
होती है। स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है। अब आपको याद रखना है, दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। तो वो विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। नेक्स्ट है हमारा चाल एवं वेग। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है। चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय, कुल चली गई दूरी और लिया गया समय। चाल क्या हो गई, दूरी बटा समय। चाल एक अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। किसी वस्तु का वेग उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। वेग क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन कितना हुआ और टाइम कितना हुआ, तो क्या हो जाएगा वेग। चाल एवं वेग में अंतर ये कि चाल में केवल परिमाण होता है, उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। वेग एक सदिश राशि, तो आपको अच्छे से याद रखना है, वेग एक सदिश राशि है और चाल क्या होती है, अदिश राशि है। चाल क्या दूरी बटा समय, वेग क्या होगा विस्थापन बटा समय, दोनों का मात्रक सेम होता है मीटर पर सेकेंड। अब है त्वरण। किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर से परिभाषित किया जाता है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब त्वरण अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। आपको ये अच्छे से याद रखना है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग क्या होता है, दूरी बटा वेग का मात्रा क्या होगा, वेग क्या होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, और एक समय पहले से है नीचे, तो समय का मात्रा क्या हो जाएगा सेकंड। सेकंड का स्क्वायर विस्थापन क्या होता है, विस्थापन डिस्टेंस क्या होती है मीटर, तो त्वरण का मात्रा क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रा क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी गति का फर्स्ट समीकरण से अपन को यहाँ से त्वरण निकाल रहा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये गति का फर्स्ट समीकरण है, यहाँ से ए की वैल्यू निकाली गई है, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। त्वरण कैसे मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो निकाल के मैंने बताया है कैसे आया। अब न्यूटन की गति के नियम। पिंडों अथवा वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम प्रस्तावित किए। इन नियमों को न्यूटन की गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन की गति के नियम बल की परिशुद्ध परिभाषा देते हैं और वस्तु पर लगाए गए बल उसके द्वारा प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच संबंध स्थापित करते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम के अनुसार कोई विरामावस्था में वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसकी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जाता हो। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विरामस्थ रहने के अथवा यदि गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। वस्तु का एक गुण होता है कि अगर विराम है तो विराम में ही रहेगी और एक समान चाल से गतिमान है तो वह गतिमान रहेगा जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल लगाकर रोका ना जाए। तो ये जो नियम है ये गति का प्रथम नियम है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है तथा हल्की वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तु में अधिक जड़त्व होता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से स्पष्ट है कि वस्तु पर प्राय बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु में त्वरण के उपस्थित होने से है, अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। बल क्या होगा, द्रव्यमान और त्वरण का गुणा क्या होगा,
बल हो जाएगा। इसको याद रखने का फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू एम ए। तो आपको अच्छे से याद रखना है फादर इक्वल्स टू माँ, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। तो आपको याद रखना है बल इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। इस समीकरण को न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता हो। अब न्यूटन की गति का तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो तृतीय नियम जो तृतीय नियम है इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी हमारी तरफ एक बल लगाती है। इसे क्या कहते हैं? न्यूटन की गति का तृतीय नियम, और ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर और दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है, अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्विंग मोमेंटम। किसी वस्तु के स्विंग को वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को परिभाषित किया। स्विंग P इक्वल्स टू एम वी। आपको याद रखना है P इक्वल्स टू एम वी। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को स्विंग कहा जाता है। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में स्विंग होता है। स्विंग का ऐसे ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। अब स्विंग परिवर्तन। किसी वस्तु के स्विंग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। स्विंग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में ही होता है। ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का ही एक अन्य रूप है। बल स्विंग में परिवर्तन बटा समय। बल क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू स्विंग में परिवर्तन बटा समय। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तो इसका मात्रक m u। t समय तक की वस्तु पर बल F के कार्य करने पर इसका अंतिम वेग v हो जाता है। वस्तु का अंतिम वेग mv। तो स्विंग में परिवर्तन प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, तो अंतिम वेग है mv माइनस mu। स्विंग में परिवर्तन। स्विंग क्या होता है? m द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? स्विंग। स्विंग में परिवर्तन बटा समय बल होता है। नेक्स्ट देखते हैं F प्रोपोर्शनल mv माइनस mu अपॉन टी। F प्रोपोर्शनल m को कॉमन ले लिया, v माइनस u अपॉन टी। F इक्वल्स टू m है, एक ये m है। ऐसे ही मात्रों में स्थिरांक k का मान 1 होता है। F इक्वल्स टू m है। आपको याद रखना है F इक्वल्स टू m है, जो कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम से हमें परिभाषा बल की मिलती है। F इक्वल्स टू m है। अब है संवेग संरक्षण का नियम। यदि दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम ये बताता है जब दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब देखते हैं कार्य। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। यदि किए गए कार्य प्रयुक्त बल और बल की दिशा में विस्थापन को क्रमशः WFS से निर्दिष्ट किया जाए तो W क्या हो जाएगा? इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। कार्य क्या होगा? बल और बल की दिशा में किया गया विस्थापन। तो ये S जो है ये विस्थापन को डिनोट कर रहा है। यदि बल F पिंड के विस्थापन की दिशा में न होकर उसे थीटा कोण बना रहा है, अब विस्थापन की दिशा में न हो रहा है, बल अलग से लगा रहा है जिसमें थीटा कोण के साथ, तो W क्या हो जाएगा? जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो बल लगा रहे हैं यहाँ से, ये S डिस्प्लेसमेंट है,
वस्तु यहाँ से यहाँ हो रहा है, इसको सीधी रेखा में बल न लगाकर एक कोण के साथ, थीटा कोण के साथ बल को लगाया जा रहा है, फोर्स को। तो ये आप देखेंगे थीटा कोण बना रहा है समतल के साथ, थीटा कोण के साथ। तो वस्तु यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है। तो थीटा कोण, तो अगर थीटा दे रखा है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई एस। एफ कॉस थीटा विस्थापन की दिशा में बल का घटक है। कार्य एक अदिश राशि है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अब याद रखना है, कार्य सदिश राशि नहीं है, कार्य अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को एक बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करती है, तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। एक जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और कार्य क्या है, अदिश राशि है। और कार्य W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई एस। एस क्या है, विस्थापन, और थीटा लगाया गया बल जो समतल के साथ जो कोण बना रहा है उससे थीटा कहेंगे, एंगल जो बना रहा है। शक्ति अथवा सामर्थ्य, नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति अथवा सामर्थ्य। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, पावर। कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। अब शक्ति क्या होता है, कार्य बटा समय। शक्ति क्या हो गई, कार्य बटा समय। शक्ति P कार्य बटा समय, ऐसा ही मात्रक जूल पर सेकंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक क्या हो गया, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड होता है, इसे वॉट कहते हैं। जूल पर सेकंड को क्या कहेंगे, वॉट। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वॉट। शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व सामर्थ्य भी है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, 746 वॉट के। तो शक्ति क्या हो जाएगी, कार्य बटा समय। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अनेक रूप है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा, ये किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा जो होती है यांत्रिक ऊर्जा, वो 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। एक पिंड की स्थितिज एवं गतिज ऊर्जाओं का कुल योग इसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अब यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब है गतिज ऊर्जा। ये वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम, चाल v मीटर पर सेकंड है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी E इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। m द्रव्यमान हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, चाल है, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। ये वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए, तो इस दौरान किया गया कार्य ये वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचरित होता है। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इत्यादि। अब किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा Pe इक्वल्स टू mgh होता है, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।